मेरा ये वीडियो हिंदी मीडियम के उन बच्चों के लिए है जिनका पेपर इतिहास का है, हिस्ट्री जिनका अपना सब्जेक्ट है। चाहे वो अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे हों डिग्री की, कॉलेज की या किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की, जैसे कि एनटीए, जेआरएफ, नेट या सिविल सर्विस का एग्जामिनेशन या किसी स्टेट पीसीएस या ऐसा कोई भी एग्ज़ाम जिसमें इतिहास बहुत डिटेल में पूछा जाता है। स्पेशली उन बच्चों के लिए मेरा ये नोट्स बनाया हुआ है। हालांकि मैं खुद एनटीए नेट की तैयारी कर रहा हूँ, जिसमें बहुत ज़्यादा डेप्थ नॉलेज चाहिए होती है और जिसके लिए मैंने इस स्पेशली नोट्स को स्पेशली तैयार किया है। हालांकि एक किताब इसमें नहीं, मैंने कई एक किताब के इसमें इस्तेमाल किया हुआ है और इसलिए ये नोट्स मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है कि आप लोगों को भी ये क्या हो, किसी न किसी तरीके से हेल्पफुल लगे। हम ये बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे, ये मेरा बिल्कुल भी दावा नहीं है कि इस नोट्स को पढ़ के आप सिविल सर्विस के एग्जामिनेशन को या जेपीएससी को या एमपीपीएससी को या बीपीएससी को या किसी भी ऐसे एग्जामिनेशन को आप क्या करोगे, क्वालिफाई कर ही लोगे। क्योंकि आपको पता है कि ये एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना आसान नहीं है। किसी हद तक आपका अपना पढ़ा हुआ चीज़ भी क्या होता है, काम आता है। तो इसके बाद भी मैं बस ये कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा ये नोट्स अगर किसी हद तक आपके काम आ जाए तो बहुत अच्छी बात रहेगी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मौर्य साम्राज्य से और इसमें हम लोग क्या क्या बात करेंगे। इसमें हम लोग बात करेंगे मौर्य साम्राज्य की नींव किसने रखी थी। तो ये तो आपको पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, मौर्य साम्राज्य का नींव रखा था, यानी कि वो संस्थापक थे। इसके बाद इसी में आपको पढ़ना है चंद्रगुप्त के बारे में, कौटिल्य और अर्थशास्त्र के बारे में, अशोक, धर्म की संकल्पना, धर्म देश, राज्य व्यवस्था, प्रशासन, अर्थव्यवस्था, कला, स्थापत्य, मूर्ति शिल्प, विदेशी संपर्क, धर्म, धर्म का प्रचार, साहित्य, साम्राज्य का पतन और शुंग एवं कन्य वंश। हो सकता है कि ये वीडियो या ये पूरा हमारा टॉपिक 2 वीडियो या 3 वीडियो में चला जाए, क्योंकि जितना लिखा है उससे ज़्यादा डेप्थ है, नॉलेज है, आपको समझना भी होगा, मुझे समझाना भी होगा। इसके साथ में क्या करना है, अगर आपको ज़रूरत महसूस हो रही है, आपको लग रहा है कि ये नोट्स आपके काम का है, तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट करना। इसकी पीडीएफ भी मैं क्या करूँगा, उपलब्ध करवा दूँगा। लेकिन हाँ, ये जितना भी सिलेबस आपको नज़र आ रहा है या जो भी सिलेबस है, ये एक सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का सिलेबस है। आप जेपीएससी के सिलेबस को भी पकड़ सकते हो या यूपीएससी के सिलेबस को पकड़ सकते हो। तो मेरा ये जो नोट्स रेडी किया हुआ है, ये एक स्टेट पीसीएस और यूपीएससी के लिए स्पेशली उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैंने इसको क्या किया है, रेडी किया है। और दूसरा कि ये जितना भी है ये सारा आंसर राइटिंग पे बेस्ड रहेगा। मतलब आप जो मेंस पेपर की तैयारी करते हो ये स्पेशली उस पे बेस्ड रहेगा, जिसमें बहुत ज़्यादा आपको डाटा मिल जाएगा। और स्टैटिक नॉलेज के लिए उसके लिए हम अलग से क्या करेंगे, प्रिपरेशन करा देंगे या अलग से उसके लिए वीडियो बना देंगे। चलिए बात करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए सीधा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में थोड़ा सा जानिए। ये मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे, ठीक है। और आपको पता होगा कि जैसा कि आप लोग सब जानते हो कि ये अपने गुरु कौटिल्य, जिनका पूरा नाम अगर है जानते हैं आप सबको ही, तो वो है विष्णुगुप्त चाणक्य, जिनका निकनेम है कौटिल्य, ठीक है। उनकी सहायता से इन्होंने क्या किया था, तो अंतिम नंद शासक घनानंद को पराजित कर 25 वर्ष की अवस्था में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। देखिए ये तो यहाँ से लेके यहाँ तक बड़ा कॉमन है, ये सबको ही जानते हो आप लोग सब। मेरे ख्याल से सब कोई जो भी इस वीडियो को देख रहे हो उन सबको पता होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो कौटिल्य की सहायता से, जिनको हम लोग बहुत कॉमन नेम चाणक्य जानते हैं, चाणक्य की सहायता से उन्होंने क्या किया था, नंद वंश के अंतिम राजा जो थे उनको ख़त्म किया था। और वहाँ पे एक नया साम्राज्य जिसको हम लोग बोलते हैं मौर्य या मयूरन डायनेस्टी, यानी कि वो मौर्य वंश की स्थापना इन्होंने की थी। अच्छा, इसके पीछे बहुत सारा अपवाद भी रहा है, ठीक है। आपको जैसे जैसे हम आगे बताते जाएंगे तो आपको बताते जाएंगे, इसके पीछे बहुत सारा अपवाद भी रहा है। क्या अपवाद रहा है इसके बारे में हम लोग धीरे धीरे आगे डिस्कस कर लेंगे। आइए, चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में उसका सर्वप्रथम उल्लेख रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में किया गया था। अच्छा, ये अभिलेख किसका लिखा हुआ है और ये कहाँ का है, ये है रुद्रदामन की जूनागढ़। जूनागढ़ एक जगह है, वहाँ की अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में सर्वप्रथम उल्लेख मिला है। क्योंकि आपको पता है इतिहास के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, इतिहास के बारे में हमें जानकारी लिखित साक्ष्य या पुरातात्विक अभिलेखों से ही मिलती है। किसी के द्वारा लिखा गया हो या कहीं पे कुछ आपको मिला हो, ऐसे ही
किसी वस्तुओं से हमें क्या होती है, इतिहास की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो ये इनके बारे में, चंद्रगुप्त के बारे में जानकारी जो मिली वो कहाँ से मिली, जूनागढ़ से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत है। स्ट्रेबो और जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकॉटस कहा। ठीक है, ये फॉरेन एक विदेशी नाम है। ठीक है, प्लूटार्क और एरियन ने इनको एंड्रोकॉटस कहा, फ्लिकार्क ने इनको सेंड्रोकॉटस कहा। देखिए ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला, ये प्री के लिए, और ये मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ये सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये वाला एक स्टैटिक नॉलेज है जो कि आपको याद रखना होगा। हालांकि मेरा ये जो टॉपिक है या ये जो मेरा नोट्स है, ये आपकी स्टैटिक नॉलेज में कम हेल्प करेगा, ये आपको आंसर राइटिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आइए, इन सब ने उसे विभिन्न नामों से पुकारा, जैसा कि मैंने बता दिया कि स्ट्रेबो और जस्टिन ने उसको सेंड्रोकॉटस कहा था, प्लूटार्क और एरियन ने एंड्रोकॉटस कहा था, और फ्लिकर्स ने उसको सेंड्रोकॉटस कहा था। मतलब विभिन्न नामों से क्या किया गया, पुकारा गया। आइए, अब यहाँ पे एक कॉमन सा फैक्ट और है, प्लूटार्क और जस्टिन ने के अनुसार, अच्छा ये सारे हैं कौन, तो ये सारे इतिहासकार के श्रेणी में ही ये सारे आते हैं। तो इन सबके अनुसार चंद्रगुप्त ने अपनी 6 लाख सेना से पूरे भारत को रौंद डाला। इनके अनुसार, इसके बारे में फैक्चुअल कहीं पे डाटा नहीं है, वो इनका अनुसार है, इनके किसी साहित्य में लिखा हुआ होगा इनके अनुसार। ठीक है, पर ऐसा कोई फैक्चुअल डाटा नहीं है कि 6 लाख सेना लेके वो पूरे भारत को क्या किए थे, रौंद दिए थे। ये बात है कि एनिशिएंट हिस्ट्री में जो मौर्य साम्राज्य का जितना विस्तार हुआ था, इतना किसी साम्राज्य का नहीं हुआ। ये बात है, ऐसा बहुत सारे साक्ष्यों और अभिलेखों से पता चलता है कि मौर्य साम्राज्य का बहुत विस्तार हुआ था। इसका लगभग पूरे भारत में क्या हुआ था, विस्तार हुआ था। महावंश में कहा गया है कि कौटिल्य ने चंद्रगुप्त को जम्बूद्वीप का सम्राट, जम्बूद्वीप मतलब ये पूरे ही भारत की बात हो गई यहाँ पे, कि पूरे भारत के इन्होंने सम्राट इसको बताया। प्लिनी, जिसका वृत्तांत इंडिका पर आधारित है, इंडिका आपको पता है कि किसकी लिखी हुई है, ने लिखा कि मगध की सीमा सिंधु नदी पे है, सिंधु नदी तक है, मतलब ये पूरा पश्चिम भारत के आसपास का क्षेत्र हो जाएगा। इसके बाद देखिए, पश्चिम में सौराष्ट्र चंद्रगुप्त के अधिकार में था, जिसकी पुष्टि शक महाक्षत्रप रुद्रदामन अभिलेख से ही होती है। तो कहने का मतलब है कि संपूर्ण भारत में मौर्य साम्राज्य का अधिकार था, अधिपत्य था, एक बहुत विशाल ही साम्राज्य था। और इस सब की पुष्टि यहाँ, आप इस सब की पुष्टि विभिन्न अभिलेखों और विभिन्न इतिहासकारों ने खुद की है। ठीक है, पर ये एक जो बात यहाँ पे निकल के आती है कि 6 लाख सेना से पूरे भारत को रौंद डाला था, ये कुछ कल्पनीय बात सी महसूस होती है। और ऐसा इसका प्रत्यक्ष किसी अभिलेख में साक्ष्य नहीं मिलता, क्योंकि आपको पता होगा कि मौर्य साम्राज्य का अधिक से अधिक जानकारी, इस साम्राज्य के बारे में हमें सबसे ज़्यादा जानकारी अभिलेखों से ही मिलती है। ठीक है, अगला हमारा जो टॉपिक है इसमें वो देखिए, चंद्रगुप्त का सेल्यूकस से युद्ध। अब सेल्यूकस कौन था उसके बारे में हम बात करें उससे पहले जानिए अलेक्जेंडर कौन था। अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर महान कौन था। ये ऐसा आप लोग में से शायद ही कोई बच्चे होंगे, या ऐसे शायद ही आप लोग में से कोई दोस्त होंगे जो सिकंदर के बारे में नहीं जानते हैं। तो सेल्यूकस जो था वो सिकंदर का सेनापति था। सिकंदर जब भारत में आया था 326 ईसा पूर्व के आसपास वो भारत में आया था। भारत में हमला करने के उद्देश्य से ही वो आया था। एक्चुअली उसका अभियान ही था पूरे विश्व को विजित करना, पूरे विश्व में जीत हासिल करना, एक बड़े साम्राज्य की स्थापना करना। ये उसका दुर्भाग्य था कि बहुत कम उम्र में उसकी देहांत हो गई थी, और उसने क्या किया था कि अपने सेनापति के अधीन अपना पूरा साम्राज्य कर दिया था, क्योंकि ये सेल्यूकस निकेटर उसका एक योग्य सेनापति था। तो अब क्योंकि सिकंदर तो भारत में रहा नहीं, तो सेल्यूकस उसके विजित अभियान को, यानी कि जो उसका साम्राज्य था उसके विस्तार के लिए सेल्यूकस ने क्या किया, बहुत प्रयास किया और किसी हद तक उसको सफलता भी मिली। तो सेल्यूकस का चंद्रगुप्त मौर्य से कहाँ मुकाबला और क्या सामना होता है और क्या फैक्ट होता है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए, जिस समय चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य के निर्माण में तत्पर था, सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस अपनी महानता की नींव डाल रहा था। यहाँ पे कहने का मतलब यही है कि ये भारत में चंद्रगुप्त मौर्य अपने साम्राज्य को बढ़ा रहा था, यही भारत से बाहर सेल्यूकस निकेटर अपने साम्राज्य को क्या कर रहा था, बढ़ा रहा था। सिकंदर की मृत्यु के पश्चात उसके सेनानियों में यूनानी साम्राज्य की सत्ता के लिए संघर्ष हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप सेल्यूकस पश्चिम एशिया में प्रभुत्व के मामले में एंटीगोनस का प्रतिद्वंदी बना। देखिए, सिकंदर एक बहुत महान, इतिहास में उसे महान शासक बताया गया है। एक बहुत बड़े एरिया को विजिट करने के उद्देश्य से वो एक वर्ल्ड टूर पे निकला था, आप इसको समझ लीजिए। मतलब वो चाहता था कि पूरा साम्राज्य उसके अधीन हो जाए। अब जितनी बड़ी सेना उतना बड़ा उसका साम्राज्य, सेना बढ़ेगा साम्राज्य बढ़ेगा।
अब जितना सेना बढ़ेगा उसकी टुकड़ी बढ़ेगी और हर टुकड़ी का एक सेना नायक होगा। तो यहाँ पे इस पैराग्राफ में आपको यही बताया गया है कि एक तो हो गया सेल्यूकस निकेटर और उसका एक प्रतिद्वंदी एंटीगोनस हो गया। इन दोनों में आपसी मतभेद हो गया। किस लिए? क्योंकि सिकंदर के मरने के बाद इतने बड़े साम्राज्य को कौन कहाँ एक तरह से बगावत छिड़ गई। अब ईसा पूर्व 312 में उसने बेबीलोन पर अधिकार स्थापित किया। यहाँ पे आपकी बात की जा रही है सेल्यूकस निकेटर की, ठीक है, कि इसने क्या किया, बेबीलोन या बेबीलोनिया जो भी बोलिए, ठीक है, कहीं पे आपको बेबीलोनिया भी मिलेगा, कहीं पे बेबीलोन भी मिलेगा। तो इसने वहाँ अधिपत्य किया। इसके बाद उसने ईरान के विभिन्न राज्यों को जीत कर बैक्ट्रिया पर अधिकार किया, ठीक है। अपने बैक्ट्रिया ये पश्चिम भाग में है। अपने पूर्वी अभियान के दौरान वह भारत की ओर बढ़ा, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक इसके एनिशिएंट सेल्यूकस निकेटर के बारे में बात की गई। एनिशिएंट यानी कि इसके पूर्व कालीन के बारे में बात की गई। जब ये भारत आ रहा था उससे पहले क्या हो रहा था? जब ये भारत आ रहा था तो उससे पहले आपको याद रखना है कि सिकंदर के मरने के बाद में उसके साम्राज्य को लेके उसके अपने सेनापतियों और अन्य योद्धाओं में क्या हुआ, एक विवाद छिड़ गया, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ कि जो सेल्यूकस निकेटर था उसने क्या किया, अपने प्रतिद्वंदी एंटीगोनस को, ठीक है, पराजित किया, एक तरह से उससे लड़ा और क्या किया, इसने अपना साम्राज्य अलग जगह पे स्थापित किया, ठीक है। आगे देखिए, अब इस सेक्शन में हम लोग बात करेंगे जब ये भारत आएगा। सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच पंजाब और सिंध के लिए, ध्यान रखिएगा, पंजाब और सिंध के लिए ये स्टैटिक बन रहा है, ठीक है। स्टैटिक का मतलब हो रहा है जो बदलेगा नहीं, जो प्री के एग्जामिनेशन में सीधा पूछा जा सकता है या आपके मेरे किसी भी कंपटीशन के एग्जाम में सीधा पूछा जा सकता है कि सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में जो युद्ध हुआ, हालांकि इस युद्ध का प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे पास में मौजूद नहीं है। कई इतिहासकारों में इस युद्ध को लेकर भी क्या है, विवाद है। अच्छा, ये 304 से 305 ईसा पूर्व में एक युद्ध हुआ जो कि आपको बताया गया। इस युद्ध के बारे में यूनानी और रोमन इतिहासकार विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत नहीं करते हैं। इट मीन्स इसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती, जैसा कि मैंने पहले बता दिया। तो आप बोलोगे सर ये जानकारी आप कहाँ से लेके आए? तो हम भी आपके जैसे कहीं किसी की स्टाफ से ही निकाल के लेके आए हैं। चलिए आगे। एपियानस के अनुसार अंततः दोनों में संधि हो गई, ठीक है। और स्ट्रेबो के अनुसार सेल्यूकस ने एरियाना के प्रदेश चंद्रगुप्त को विवाह के फलस्वरूप दिए। हाँ, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि दोनों में संधि हो गई तो उसके बाद जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो सेल्यूकस निकेटर की बेटी से क्या करता है, विवाह करता है। और फलस्वरूप उसे क्या हुआ कि वो 4 प्रांत दहेज में दे देता है। मतलब सोचिए कि दहेज में, चलिए पूरा का पूरा राज्य ही दे दिया गया दहेज में। उसमें क्या क्या शामिल था? आज का जो है वो काबुल, कंधार, मकरान और हेरात। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, KKMH, काबुल, कंधार, मकरान और हेरात, जिसका दूसरा नाम भी है एरिया, आराकोसिया, जेड्रोसिया और पेरीपेमिस डाई। देखो बच्चों ये नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है, कारण क्योंकि एग्ज़ाम में अगर ये नाम दे दिया गया तो आप क्या करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा राज्य या कौन सा प्रांत चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज के रूप में नहीं मिला था? एक आपको मिला एरिया, आराकोसिया, जेड्रोसिया और एक मिला फुलोपोटिया। तो क्या करोगे? तो वहाँ ऑप्शन हो जाएगा फुलोपोटिया। तो सिंपल सा बात है कि ये नाम, क्योंकि ये काफ़ी कॉमन है, आपको पता है, KKMH, काबुल, कंधार, मकरान और हेरात। देखो बच्चों, इस नोट्स को तैयार करने के लिए मैंने जिन किताबों का इस्तेमाल किया है उनमें से है उपेंद्र सिंह की बुक, दूसरी किताब हो जाएगी अरिहंत की किताब, तीसरी मेरे पास हो जाएगी कृष्ण मोहन श्रीमाली की बुक, और इसके बाद मेरे पास हो जाएगी जो आपकी NCERTs की किताब है। इन किताबों का इस्तेमाल करके मैंने ये नोट्स बनाए हुए हैं, और ये नोट्स जो हैं वो किसी पर्टिकुलर एक किताब से नहीं है। मैंने बहुत सोच समझ के विचार करके इस नोट्स को क्या किया, बनाया। अगर ये आपके काम का है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि इसको, ये मेरा मेन उद्देश्य है कि बस आप तक एक शेयर करना, क्योंकि इतिहास ऐसी विषय है ना जो कि बहुत बोरिंग लगती है, और जब आप खुद नोट्स बनाने बैठोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि शुरुआत कहाँ से करें और किस किताब से करें। इसलिए मैंने जिस टॉपिक को पकड़ा उस टॉपिक से रिलेटेड हर किताब से क्या किया है, नोट्स कोशिश किया है बनाने का। और अगर आपका मतलब आपको ऐसा लगे कि इसकी PDF आप तक पहुंचनी चाहिए तो मुझे ज़रूर बताइए कमेंट करके, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं किसी चैनल पे या किसी तरीके से आप तक PDF पहुंचाने की कोशिश करूँगा। अब इसके बाद की बात करते हैं। तो यहाँ तक क्या हुआ कि सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में विवाह संबंध में या विवाह के उपरांत क्या हुआ, एक अच्छा संबंध बनता है, जिसके फलस्वरूप उसको क्या हुआ, काबुल, कंधार, मकरान और हेरात गिफ्ट में दे दिया गया। एक तरह से आप ये समझ सकते हैं, ठीक है। आगे की बात करते हैं। एक और चीज़ देखो बच्चों,
चंद्रगुप्त की जाति से संबंधित भी बहुत मतभेद रहा है, तो ये भी आप जान लीजिए। हालांकि ये एग्जामिनेशन के व्यू पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपसे एग्जाम में कोई जाति वाति पूछता नहीं है, चाहे वो प्री रहे या मेंस रहे। हाँ, हो सकता है कि मेंस एग्जामिनेशन में कि इस चीज़ का आप इस्तेमाल कहीं पे कर सकते हो, क्योंकि ये एक तरह का फैक्चुअल डाटा है हमारे पास में। देखो, जैसे ब्राह्मण साहित्य, साहित्य क्या है? लिखा हुआ है, जिससे हमको जानकारी मिलती है इतिहास के बारे में। जैसे पुराणों में उसे शूद्र, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस में वृषल, यानी कि शूद्र वंश में उत्पन्न। देखिए, पुराण में बताया गया कि वो शूद्र है, मतलब नीची जाति का है, और वही चीज़ विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस में भी बताया गया कि वो शूद्र वंश में उत्पन्न है। विष्णु पुराण पर श्रीधर स्वामी लिखित काव्य में उसे नंद राजा की पत्नी मुरा से उत्पन्न बताया गया है। विष्णु पुराण में श्रीधर स्वामी लिखित जो काव्य है, एक काव्य है, उसमें बताया गया कि ये नंद राजा की पत्नी मुरा से उत्पन्न हुआ है। इस तरह से ये क्या हो गया? इस तरह से ये एक राजवंश का मतलब ये राजवंश के अधीन आ गया। ये इन्होंने बताया, ब्राह्मण साहित्य ने बताया कि ये शूद्र है, विशाख दत्त ने बताया कि ये भी शूद्र है, पर विष्णु पुराण में बताया गया कि ये पत्नी नंद राजा की पत्नी मुरा से उत्पन्न है, मतलब ये एक राजवंशी हो गए। बृहत कथा मंजरी और कथा सरित सागर में कुलहीन बताया गया, जिसका कोई कुल ही नहीं है। कुलहीन का मतलब यहाँ पे लावारिस भी बात की जा रही है कि ये लावारिस है, ठीक है। लावारिस का मतलब हो गया कि इनके पास माँ बाप का कोई साया वाया नहीं है, ठीक है, पता नहीं है, ठीक है, कहाँ से आए कहाँ नहीं आए, तो लावारिस बताया गया। बौद्ध साहित्य के अनुसार मौर्य क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए। अच्छा, बौद्ध साहित्य का मौर्य वंश से काफ़ी ज़्यादा ताल्लुक रहेगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो इस चीज़ को आप बहुत याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बौद्ध साहित्य के अनुसार मौर्य जो थे, मतलब जो चंद्रगुप्त था, वो कौन से वंश से बिलोंग करता था, ठीक है, तो क्षत्रिय वंश से। काफ़ी समय हो गया, हिंदी में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है मुझे, ठीक है, क्योंकि हिंदी छोड़े हुए काफ़ी समय हो गई, लेकिन चलिए ठीक है, आपके साथ हमारा भी डिवीजन हो रहा है। महावंश टीका के अनुसार मौर्य शाक्य कुल। अब शाक्य कुल आपको याद होगा, बुद्ध, गौतम बुद्ध, ठीक है, वो सुद्धोधन शाक्य के ही कुल में ही थे। तो महावंश टीका के अनुसार जो मौर्य थे वो शाक्य कुल के थे, और जैन ग्रंथों के अनुसार मौर्यों की उत्पत्ति राजकुल में ना होकर साधारण वंश में हुई थी। तो इतनी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट एक यहाँ पे जस्टिन इतिहासकार के अनुसार चंद्रगुप्त को निम्न कुलोत्पन्न माना जाता है, मतलब ये निम्न कुल के थे। एक ये फैक्ट, क्योंकि आपको पता है जब आप आंसर राइटिंग करोगे, मेंस का एग्जाम लिखोगे, तो वहाँ पे आपको फैक्चुअल डाटा देना होगा कि किसके अनुसार। आप ये लिख के आओगे कि हाँ ये निम्न कुल के थे, लेकिन ये निम्न कुल किसने बताया, किसके अनुसार था, तो वो इसलिए मैंने सिर्फ ये नोट्स आपके आंसर राइटिंग के पर्पस से ही क्या किया है, रेडी किया हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि आने वाले समय में झारखंड में जेपीएससी का एग्ज़ाम होगा, ठीक है, इसी तरीके से बीपीएससी का एग्ज़ाम होगा, हर स्टेट में पीसीएस का एग्ज़ाम होगा, और यहाँ तक कि क्या होगा, यूपीएससी का भी एग्ज़ाम होगा। तो जिन बच्चों का इतिहास है वो खैर अपने पेपर को अगर रेडी करना चाहता है तो उसके लिए ये सही तरीका है, और खैर इससे तो मुझे भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आइए आगे बात करते हैं। इतनी ही नहीं बच्चों, कोशिश करेंगे कि इसके एमसीक्यूज़ को भी क्या किया जाए, आप तक लाया जाए। एक बार हम लोग देख लेते हैं मौर्य साम्राज्य की वंशावली। हालांकि ये वंशावली अगेन आपके प्री एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी, पर मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करती है, पर प्री के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। आपको पता है मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में बिंदुसार हुए, बिंदुसार के बाद में अशोक हुआ। अशोक के बारे में एक चीज़ याद रखिएगा, अशोक की रानियाँ थी, कितनी रानियाँ थी, देखिए, विदिशा देवी, पद्मावती। अब ये पद्मावती अशोक की पत्नी है, ये पद्मावती राणा रतन सिंह की पत्नी नहीं है, याद रखिएगा, मेवाड़ और वो चित्तौड़ वाले, ठीक है। उसके बाद है आसिंद मित्रा, उसके बाद है कारुबाकी और तिस्य रक्षिता, और इनके पुत्र थे तीवर, महेंद्र, कुणाल और जालोक, ये इनके पुत्र थे, ठीक है। और इसके बाद देखिए अशोक के बाद कुणाल हुए, और कुणाल के बाद दशरथ हुए, संप्रति हुए, साली सुख हुए, देववर्मा हुए, और सतधनुष हुए, बृहद्रथ ये जो थे ये आखिरी मौर्य वंश के राजा थे, और इन्हीं की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की क्या की थी, स्थापना की थी। पुष्यमित्र शुंग जो थे ये इनके सेनापति थे, प्रधान थे सेना के, एक तरह से कह सकते हैं। उन्होंने क्या की कि भरे दरबार में इनको बृहद्रथ को मार दिया था, और वहाँ पे मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया था, और शुंग वंश की स्थापना की थी। इसके बारे में हम लोग और बात करेंगे, ठीक है, डिटेल में बात करेंगे, ऐसी बात नहीं है। मैंने कुछ और डाटा यहाँ पे नोट कर दिया है, हालांकि हम फिर बता रहे हैं कि ये आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए इसके बाद देखते हैं। अब मौर्य काल के प्रमुख स्रोत, देखो बच्चों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इस टॉपिक को मैंने लिया है उपिंदर सिंह से, आप देख सकते हो उपिंदर सिंह, ठीक है। तो ये मैंने उपिंदर सिंह से लिया हुआ है, ठीक है।
उनकी किताब में जो मौर्य साम्राज्य के प्रमुख स्रोत यानी कि जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, वहाँ से मैंने इस चीज़ को क्या किया है, उठाया है, और वहाँ से मैंने इस चीज़ को आपके सामने लेके आया हूँ। कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक्चुअली ये अर्थव्यवस्था को कम राज्यशास्त्र पर आधारित है और एक विशद रचना है। राज्यशास्त्र का मतलब ये राज्य प्रशासन के बारे में बताता है। इस ग्रंथ में अपने विषय पर लिखी गई प्रारंभिक रचनाओं की विवेचना की गई है, जिनमें से अब कोई भी उपलब्ध नहीं है। ठीक है, मतलब लिखा बहुत पहले गया था, और आपको पता है कि वर्तमान समय में या बढ़ते बढ़ते समय के साथ में जो लिखित रचना होती है, ये उस समय तो कंप्यूटर नहीं था, टेराबाइट नहीं था, गीगाबाइट नहीं था, मेमोरी कार्ड नहीं था, हार्ड डिस्क नहीं था जहाँ पे इसको स्टोर करके रखा जाए। तो ये क्या होगी, समय के साथ धीरे धीरे ये क्या होगी, ख़त्म होती चली गई। इसी तरीके से मेगास्थनीज की इंडिका भी समय के साथ उपलब्ध नहीं है, लेकिन फिर भी इनको क्या किया गया है कि उस साम्राज्य का, मौर्य वंश का प्रमुख जानकारी उपलब्ध कराने वाला स्रोत माना गया है। चलिए आगे देखते हैं। अर्थशास्त्र धर्म का मतलब हो गया आध्यात्मिक अस्तित्व तथा काम मतलब वासना और शारीरिक सुख। देखिए अर्थशास्त्र जो है ना, वो धर्म और काम की अपेक्षा अर्थ की श्रेष्ठता को सिद्ध करता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि व्यक्ति जो सांसारिक सुख में लीन रहता है वो नहीं, और जो धर्म की बातें करता है उसके बारे में नहीं। अर्थशास्त्र धर्म की बातें और जो सांसारिक सुख है उसके बारे में बात नहीं करता है, ये अर्थ की श्रेष्ठता के बारे में बात करता है। अर्थ की श्रेष्ठता का मतलब है कि आप कौन सा काम कर रहे हो और वो काम किस तरीके से कर रहे हो। इसके जैसे कि किसी किताब में लिखा हुआ कि प्यासे को पानी पिलाना चाहिए, ये धर्म है, पर आप प्यासे को पानी पिला ही नहीं रहे हो, जो कि कर्म होता है, जिसको हम बोलते हैं अर्थ का मतलब हो गया वास्तविक मूलभूत कामों से क्योंकि अन्य दोनों उस पर आश्रित हैं। क्योंकि आपको मैंने बताया ना कि आप अगर अर्थ कर रहे हो, अर्थ का मतलब हो गया यहाँ पे कि अगर आप वास्तविक में वो काम कर रहे हो तो वहाँ पे धर्म और काम दोनों, यानी कि सांसारिक सुख भी वहाँ पे है और वहाँ पे आपका धार्मिक सुख भी वहाँ पे मौजूद है। ठीक है, देखिए इसके बाद जो ये मैंने स्टार मार्क लगाया है, यहाँ से पॉइंट चेंज है, आप इसको अपने हिसाब से एकोमोडेट कर लेना, अपने हिसाब से इसको अरेंज कर लेना। आगे बात करते हैं। अर्थशास्त्र ज्ञान की वह विद्या है जो धरती को अर्जित करने तथा उसको सुरक्षित रखने के साधनों पर विवेचना करती है। अब कॉमन सी बात है, धरती को अर्जित करना और उसको सुरक्षित रखना ये किसका काम होता है, प्रशासन का काम होता है। यानी कि ये एक तरीके का राजनीतिक वर्क हो गया। यानी कि ओवरऑल अगर मिला के देखा जाए तो जो अर्थशास्त्र है इसमें पूरा का पूरा प्रशासनिक ज्ञान के बारे में बात की गई है। आगे देखिए, तथा ये साधन ही जीविकोपार्जन के स्रोत है, क्योंकि एक राज्य का जो प्रशासन होता है उसी के बेसिस पे क्या होता है, जीविकोपार्जन चलती है। अर्थशास्त्र के 15 अधिकरण का मतलब 15 पुस्तक है। इनमें से प्रथम 5 आंतरिक प्रशासन तंत्र, देखिए याद रखिएगा, प्रथम 5 ये आंतरिक प्रशासन तंत्र, इसके बाद के 8 अंतर्राज्यीय संबंध। अच्छा, प्रशासन तंत्र और अंतर्राज्यीय संबंध ये भी पॉलिटिक्स का मैटर हो गया, मतलब राजनीतिक विषय हो गया, तथा अंतिम 2 मिश्रित विषयों के से संबंधित है। अगर आपसे पूछा जाए कि कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो वास्तविक रूप में किस पे बेस्ड है, तो वो प्रशासनिक व्यवस्था यानी कि राजनीति पे बेस्ड रहेगा, ये याद रखिएगा। हालांकि विवाद तो इस पर भी है कि अर्थशास्त्र सिर्फ कौटिल्य का नहीं लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि अर्थशास्त्र में बहुत सारे पन्ने और बहुत सारे पेज और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मौर्य साम्राज्य के बाद की लिखी हुई हैं, मतलब उनको बाद में संकलित किया गया है। तो इस पर भी विवाद रहा है कि अर्थशास्त्र किसी एक की रचना नहीं है, अपितु ये बहुत सारे लोगों की रचना है जिनको एक जगह पे क्या किया गया, संकलित किया गया है। लेकिन फिर भी इसका सारा का सारा श्रेय हम लोग अधिकतर रूप से किसको देते हैं, कौटिल्य को देते हैं। आगे देखिए, अर्थशास्त्र को ऐतिहासिक स्रोतों के रूप में स्वीकार करने में सबसे बड़ी समस्या इसके काल और लेखक के संबंध में विभिन्न विचारों के कारण उपस्थित होती है, जैसे कि मैंने बता दिया। ठीक है, क्योंकि ये किस समय लिखा गया है, सही समय इसका पता नहीं है, ये किसने लिखा है ये भी सही नहीं पता है। मैक्सिमम इसका पार्ट कौटिल्य ने लिखा है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें किसी और के द्वारा लिखी गई और संकलित की गई हैं। इस रचना के विषय में पारस्परिक मान्यता है कि इसे 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कौटिल्य ने लिखा था। ये पारस्परिक है, जो कि आज तक चलता आ रहा है, बचपन से लेकर आज तक हम लोग यही पढ़ते आए हैं कि किसने लिखा, तो कौटिल्य ने लिखा, किसने लिखा, तो विष्णुगुप्त चाणक्य ने लिखा। ठीक है, सूत्र संख्या 15.1.73 में लिखा है कि इस शास्त्र की रचना उसने की है जिसने क्रोध में आकर नंद शासन के अधीन भूमि को स्वतंत्र करने के लिए शास्त्र तथा शस्त्र का सृजन किया था। आपको पता होगा, अगर आप बचपन में कोई सीरियल देखे होंगे या आप कोई मूवी देखे होंगे या कहीं ऐसी कहानी पढ़े होंगे, तो आपको पता होगा कि जो ये ब्राह्मण थे चाणक्य, ये घनानंद के ये दरबार में गए हुए थे जहाँ इनकी बेइज्जती की गई थी। तो इन्होंने वहीं पे कसम खाई थी कि जब तक मैं तुम्हारा समूल नाश ना कर दूं, मैं चैन से
सांस नहीं लूँगा, ये मैंने एक कहानी बना के आपके सामने रिप्रेजेंट की। बस अर्थशास्त्र में यही लिखा कि इसकी रचना ऐसे व्यक्ति ने की थी कि जिसने ये कसम खाई थी। अब ये व्यक्ति कौटिल्य है कि नहीं है इसके बारे में नहीं बताया गया है, ठीक है। आगे सुनिए, कामंदक का नीतिसार, दंडिन का 10 कुमार चरित, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस तथा वान भट्ट की कादम्बरी जैसी बाद की रचनाएं अर्थशास्त्र के काल और लेखक के विषय में पारंपरिक मान्यता का समर्थन करती है। इन रचनाएं, ये जो रचनाएं हैं, ठीक है, इन रचनाओं से अर्थशास्त्र के बारे में पता चलता है, यानी कि अर्थशास्त्र के लेखक के बारे में पता चलता है। और ये रचनाएं महत्वपूर्ण रूप से तो कौटिल्य को प्रायोरिटी देती हैं, ठीक है। आगे देखिए, बाद के वर्षों में इस पारंपरिक मान्यता की आलोचना की जाने लगी। मतलब अब ये जो लोग मान रहे थे कि कौटिल्य ने लिखा है, इसकी भी आलोचना होने लगी, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि ये किसी एक की रचना लिखी हुई नहीं है। आगे उपरोक्त सूत्रों के संबंध में कहा जाने लगा कि इन्हें बाद में जोड़ा गया है, ठीक है। मतलब इन चीज़ों को जो ऊपर हम लोग पढ़ के आए उन चीज़ों को यहाँ पे क्या किया गया, बाद में जोड़ा गया। पतंजलि के महाभाष्य में, जिसमें मौर्य तथा चंद्रगुप्त की सभा का उल्लेख है, उसमें कौटिल्य का उल्लेख ही नहीं है। अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में ये बार बार पूछा जाता है कि इनमें से किसकी रचना में कौटिल्य का उल्लेख नहीं है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि पतंजलि के महाभाष्य में, ये याद रखने की बात है कि पतंजलि के महाभाष्य में कौटिल्य का जिक्र नहीं है, सबका जिक्र है। अब बताइए, कौटिल्य, जैसा कि हम लोग आज तक जानते आए हैं कि कौटिल्य प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। अब वो प्रधानमंत्री का मतलब हो गया कि वहाँ पे वो मतलब एक मंत्री में सबसे सर्वश्रेष्ठ थे। अब कोई अगर किसी साम्राज्य के बारे में लिखे, सबका जिक्र करे, सभा का जिक्र करे, राजा का जिक्र करे, लेकिन वहाँ के प्रधानमंत्री का जिक्र नहीं करे, तो ये तो बड़ी आश्चर्य की बात हो गई। आइए, मेगास्थनीज की इंडिका में कौटिल्य का जिक्र नहीं है। सेम मेगास्थनीज ने भी जो इंडिका की पुस्तक लिखी थी उसमें भी उन्होंने कौटिल्य का जिक्र नहीं किया। हालांकि जो मेगास्थनीज की इंडिका है, ये इसका जो मूल प्रति है ये समाप्त हो चुकी है, ये पूरी तरीके से उपलब्ध नहीं है। इसके अवशेष बच्चे यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ लिखे हुए हैं, और बहुत सारी अवशेषों को, मतलब कुछ अवशेषों को, बहुत सारे बोल नहीं सकते हैं, कुछ अवशेषों को संकलित किया गया है किसी और लैंग्वेज में, किसी और तरीके से। आगे बात करते हैं इसमें क्या है, चलिए देखिए आगे। अर्थशास्त्र और इंडिका में तुलना करने से नगर प्रशासन, सैन्य प्रशासन, राजस्व प्रशासन जैसे बहुत सारे विषयों में विरोधाभास प्रकट होता है। मतलब अर्थशास्त्र कुछ और बताता है, इंडिका कुछ और बताती है। इसका मतलब हो रहा है कि अर्थशास्त्र से आपको किसी और चीज़ के बारे में जानकारी मिलती है, इंडिका के बारे में किसी और चीज़ के बारे में जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र विष्णुगुप्त चाणक्य ने लिखा था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे। मेगास्थनीज भी उनका समकालीन ही था। मेगास्थनीज क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य का समकालीन था, इसलिए निश्चित ही चाणक्य उससे पहले या बाद के काल का रहा होगा। अब ऐसा यहाँ पे मानना गया है, क्यों? ये तो श्योर है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज थे या आए थे या उनके समकालीन थे, तो डेफिनेटली इसका मतलब विष्णुगुप्त चाणक्य उस समय नहीं होंगे, या उससे पहले या उससे बाद के होंगे। हालांकि ये विरोधाभास है, ठीक है, ये एक तरह का एक्सेप्शन है, यानी कि ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं। और जो कि मैक्सिमम टाइम आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि क्रिटिसाइज, यानी कि आपको उसको क्रिटिकली एनालिसिस करना है, उसका सकारात्मक नकारात्मक पक्ष दोनों लेना है। इसलिए मैंने नकारात्मक पक्ष भी यहाँ पे क्या किया, रख दिया। मेगास्थनीज अवलोकन की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ नहीं था, क्योंकि उसका ये कथन कि संपूर्ण भूमि राजा की संपत्ति और यहाँ पर कोई दास नहीं है। देखिए, मेगास्थनीज का कथन था कि मौर्य साम्राज्य में कोई दास नहीं है, मतलब साम्राज्य इतना अच्छा था कि यहाँ दास की व्यवस्था ही नहीं है और है ही नहीं। पर ये बिल्कुल गलत है, ये तो एकदम सरासर गलत है, क्योंकि बहुत सारे अभिलेखों में दासों का जिक्र भी किया गया है। अथवा भारतीय लिखना नहीं जानते थे, सभी तर्कहीन है, जैसा कि मैंने बताया, मतलब उसका ये पूरा का पूरा कथन ही तर्कहीन है। यही कारण है कि मेगास्थनीज की इंडिका या मेगास्थनीज के बहुत सारे तर्कों के बारे में हम लोग क्या करते हैं, यकीन नहीं कर पाते हैं। इन कारणों से इंडिका को अर्थशास्त्र के काल को जानने के लिए एक अच्छा आधार नहीं माना जा सकता है। ये भी एक तरह का क्या है, क्रिटिकली एग्जामिनी है, ठीक है। आगे देखिए, अर्थशास्त्र में मौर्यों की अनेक साम्राज्य की अर्थशास्त्र में मौर्यों की उनके साम्राज्य की चंद्रगुप्त अथवा पाटलिपुत्र की कहीं चर्चा नहीं की गई है। यह भी एक बहुत ताजुब की बात है कि अर्थशास्त्र में चंद्रगुप्त की भी चर्चा नहीं है, पाटलिपुत्र की भी चर्चा नहीं है। इसका कारण यह है कि यह पूर्ण रूप से एक सैद्धांतिक ग्रंथ है, मतलब ये एक काल्पनिक ग्रंथ था। जो कि क्या हुआ था कि मतलब ऐसा माना जा सकता है कि विष्णुगुप्त चाणक्य को जब घनानंद ने अपमानित करके निकाला, तो हुआ क्या कि पता उन्होंने इस ग्रंथ को लिखा, मतलब ये उन्होंने लिखना चालू किया कि मैं इस साम्राज्य को बर्बाद कर दूंगा, मेरा ये साम्राज्य ऐसा होगा, इसके ख़त्म होने के बाद एक राजा होगा, वो पूरा साम्राज्य इस तरह का होगा। अब ये कल्पना में है, कौन सा राजा होगा, कैसा साम्राज्य होगा, ये सारी की सारी चीज़ें कल्पना में है।
यही कारण है कि इसको ऐसा माना गया है या ऐसा माना जा सकता है कि ये काल्पनिक है, यानी कि सैद्धांतिक है, जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। आगे देखिए, यह कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है, इस समर्थन में बहुत सारे तर्क है। हाँ, कौटिल्य ने लिखा है, ये समर्थन में आप यहाँ से लेकर यहाँ तक बहुत सारा तर्क है, जिसके बारे में आप यहाँ पे देख सकते हो। रचना शैली की दृष्टि से इस ग्रंथ को वात्सायन के कामसूत्र से पहले का माना जा सकता है। इसे याज्ञवल्क्य स्मृति अथवा मनुस्मृति के भी पहले का माना जा सकता है। अर्थशास्त्र में प्रतिबिंबित प्रशासनिक ढांचे की तुलना मौर्य को छोड़कर किसी और राजवंश से नहीं की जा सकती। मतलब मौर्योत्तर काल से लेके जो मध्यकालीन भारत है वहाँ तक के जितने भी साम्राज्य हैं, उन सारे साम्राज्यों में से किसी का लेना देना नहीं है सिवाय मौर्य साम्राज्य के। यानी कि अगर विष्णुगुप्त चाणक्य ने सैद्धांतिक रूप से भी इसको लिखा गया, मतलब कल्पना कर कर भी लिखा गया, तो वो उस साम्राज्य के हिसाब से ही लिखा गया था। यहाँ पे सिंपल सा मत यही है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ये बन सकता है या ये पूछा जा सकता है कि जो विष्णुगुप्त चाणक्य या कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है, इसका ऐतिहासिक सिद्धांत यानी कि ऐतिहासिक स्रोत के रूप में आप किस हद तक इसको सही मान सकते हैं, इसको क्रिटिकली आलोचनात्मक तरीके से इसका क्या करना है, विवरण करना। मतलब सकारात्मक पक्ष भी देना है, नकारात्मक पक्ष भी देना है। जैसा कि मैंने बताया कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र से बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता नहीं चलता है, ना चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पता चलता है, ठीक है, ना पाटलिपुत्र के बारे में पता चलता है। क्यों? क्योंकि ये एक सैद्धांतिक है, ऐसा माना जा सकता है, ठीक है। मतलब अपना अपना कथन नकारात्मक और सकारात्मक दोनों पक्ष में क्या करना है, आपको रखना है। तो मैंने ये चीज़ आपको बता दी, ठीक है। और बस मैं पढ़ा रहा हूँ और बता रहा हूँ, तो खैर मेरी हैबिट नहीं है, इसलिए शायद आपको प्रॉब्लम हो रही होगी। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब आइए इसके बाद अशोक के बारे में बात करते हैं। अशोक का एक और बढ़िया सुंदर सा एकदम प्यारा सा नाम है प्रियदर्शी। कितना प्यारा नाम है, लग रहा है किसी लड़की का नाम है, ठीक है। और जितना अच्छा नाम है उतना ही अच्छा इसका कर्म है, ठीक है। आपको बताएंगे तो मज़ा आ जाएगा। अशोक के समकालीन 5 शासक ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको जानना चाहिए सभी को, ठीक है। अंटियोक ये सीरिया का शासक था, एंटीयोकस सेकंड। तुर्मय मिस्र का शासक, टॉलेमी फिलाडेल्फ सेकंड। मग सीरीन का शासक, अंतेकिन एंटीगोनस गोनाटक्स। और अलिक समुंदर एपिरस कौरिद का शासक, ठीक है। तो ये आपको एक ये फैक्ट है, इसके बारे में आपको जानना चाहिए। ये प्री में ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, इसका मेन से कोई लेना देना नहीं है, और आप इसको बहुत कम वहाँ पे यूज भी करोगे। पर ये देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको जानना चाहिए, क्योंकि ये आप हर जगह पे इस्तेमाल कर सकते हो आंसर राइटिंग में। अशोक शासक बनने से पूर्व तक्षशिला तथा उज्जैन का गवर्नर रह चुका था, ठीक है। ये जानना तो आपके लिए बहुत 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 ज़रूरी है कि शासक बनने से पूर्व वो कहाँ का गवर्नर था। गवर्नर का मतलब होता है कि देखो, केंद्र में एक राजा और उसके अधीन जितने भी साम्राज्य थे, तो वहाँ पे वो अपना क्या कर रहा है, प्रतिनिधि रख रहा है। तो एक तरह का ये इसने क्या किया, अपने पुत्र को ही, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र था बिंदुसार, और उसका जो पुत्र था अशोक, ठीक है, बिंदुसार। आगे अशोक को गवर्नर बनाया गया था उज्जैन और तक्षशिला का, ठीक है। दिव्यवादन के अनुसार अशोक अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर सत्ता प्राप्त की। मतलब उसका बड़ा भाई था, बड़े भाई के होते हुए वो सत्ता पे बैठा है, इसका मतलब क्या था कि उसने बड़े भाई को क्या किया, मार दिया। फायन, हुएनसांग और इसिंग ये सारे के सारे विदेशी विवरण प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि ये विदेशी यात्री हैं जो भारत आए हुए थे। अशोक ने सुसीम की हत्या की, इनका भी यही मानना है। महावंश बोलता है कि 11 भाई की हत्या की, और महाबोधि वंश बोलता है कि 99 भाइयों की इसने क्या की थी, हत्या की थी। और लामा तारानाथ 6 भाइयों की हत्या के बारे में प्रस्तुत करते हैं। जो भी ये हत्या तो की, मर्डर तो है ही, तो किस हिसाब से ये महान हुआ, सोच के देखिए आप। हम लोग बोलते हैं अशोक महान, क्यों महान बोले हम, ठीक है। एक सत्ता, आप बोलोगे कि सर प्राचीन भारत में या प्राचीन इतिहास में ये चलता रहता है कि सत्ता प्राप्त करने के लिए हर कोई एक दूसरे को मारता रहता है, लेकिन मेरे कहने का मतलब है, ठीक है, आप देखिए इतना सारा विवरण यहाँ है। कोई बोल रहा है 11 भाई को मारा, कोई बोल रहा है 99 भाई को मारा, कोई बोल रहा है 6 भाई को मारा। तो अब इस बारे में आप विचार कीजिए कि किसी को मार के या अपने ही भाइयों को मार के अगर कोई सत्ता प्राप्त करे, तो क्या उसको महान बोला जा सकता है? ये आपको सोचना है, समझना है, इस बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। आगे देखिए, सिंगली परंपराओं से पता चलता है कि उज्जैनी जाते हुए अशोक विदिशा में रुका, जहां उसने एक श्रेष्ठी की पुत्री देवी के साथ विवाह किया। इसी से अशोक के पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा का जन्म हुआ। महेंद्र वही थे जो श्रीलंका गए हुए थे पौधा वगैरह लेके। महाबोधि वंश में उसका नाम वेदिस महादेवी मिलता है तथा उसे शाक की जाति का बताया जाता है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप जान सकते हो कि कहाँ रुका था और किससे विवाह की थी, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
तो कितनी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने बात किया, तो हम लोगों ने अभी तक प्राइमरी मतलब मेन चीज़ों के बारे में ऊपर ऊपर से हम लोगों ने क्या किया देख लिया। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट विष्णुगुप्त का जो यानी कि कौटिल्य की जो चाणक्य है ये चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तो उस चीज़ को आप क्या करोगे, ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा फोकस यानी कि फोकस तरीके से आप क्या करोगे देखोगे, और जो मैंने पहले सिलेबस बता दिया आप इसको क्या करोगे पूरी तरीके से मिला भी लोगे। ये मेंस पेपर का सिलेबस है हिस्ट्री ऑप्शनल का, इससे आपका प्री भी हो सकता है। हम प्री के लिए श्योर नहीं है और ना ही हम मेंस के लिए श्योर हैं, बस मेरा ये अपना बनाया हुआ नोट्स है जो खुद के प्रिपरेशन के लिए हम तैयार कर रहे थे एनटीए के लिए, और मैंने कहा कि शायद आपकी कुछ हेल्प हो सके इसलिए आप तक क्या किया प्रेजेंट किया। ठीक है बच्चों, और इसके बारे में हम लोग फिर क्या करते हैं अगले क्लास में बात करते हैं। एक छोटा सा मैं इसलिए बना रहा हूँ कि आप लोग तक हेल्प पहुँच जाए। मिलते हैं, ऑल द बेस्ट, हैव ए गुड डे।